गुड इवनिंग। हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो हम लोग जैसे कि यूनिट 4 कवर कर रहे थे और यूनिट 4 में हम लोगों ने पार्टीशन के बाद आने वाली जो हार्डशिप्स हैं उनके बारे में बात कर लिया थी। माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स थी, जिसमें कि और दूसरी प्रॉब्लम थी जैसे कम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिकता वगैरह की प्रॉब्लम थी। और हम लोगों को आज पढ़ना था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एक पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया या कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया का। उसमें कई सारी चीजें आती हैं। इनमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक यूपीपीसीएस में इस सेगमेंट से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो दो बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और उसमें भी सरदार पटेल का क्या रोल था प्रिंसली स्टेट्स के यूनियन में या इंडिया के इंटीग्रेशन में, इस बारे में सवाल आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो भी सकता है, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि जब इंडिया आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी, तो इंडिया में लगभग इंटीग्रेशन हेडिंग डाल देते हैं पहले ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, हिंदी में बोलते हैं देसी रियासत। देसी रियासतों का भारत में जो एकीकरण हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि जब इंडिया आजाद हुआ तो लगभग जो प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट की संख्या लगभग 565 थी। कहीं कहीं किसी किसी किताब में 562, 562 भी लिखा मिलता है, लेकिन ये माना जाएगा 565 मान के चलिएगा, 562 भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। और इनके अंदर जो एरिया था वो लगभग 2/5 ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भूभाग का लगभग 40% ये पिछली स्टेट कवर करती थी। और इन 565 में जो भारत में थी, क्योंकि ये पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने से दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े क्यों हो गए? तीन टुकड़े हो गए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना, भारत के तीन टुकड़े हुए, एक इधर वाला टुकड़ा, एक इधर वाला टुकड़ा। ये बना हमारा वेस्ट पाकिस्तान और ये बना हमारा ईस्ट पाकिस्तान। तो वैसे तो देखा जाए तो तीन टुकड़े हुए, एक वेस्ट में हुआ, एक ईस्ट में हुआ, और एक बीच में भारत रह गया। और ये दो मिलके पाकिस्तान बने, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान। तो टोटल 565 थी। तो जो इंडिया वाला एरिया था, इसमें हमारे पास जो बस्ती हैं वो बस्ती हैं 552। और यही जो 552 प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये 2/5, 40% ऑफ इंडिया का जो एरिया है उसको कवर करती थी। इंडिया की टोटल जो क्षेत्र है उसका 2/5, 40% एरिया कवर करती थी। इसमें कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, और कुछ इतनी बड़ी थी जितने हमारे आज कई सारे यूरोपीय देश भी उतने बड़े नहीं, यानी कि कई यूरोपीय देशों से बड़ा एरिया कवर करने वाली प्रिंसली स्टेट भी हमारे यहाँ थी। ठीक है। अब समस्या क्या आती है कि जब भारत आजाद होता है तो भारत के आजाद होने के बाद कई सारी चीजें यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक। तो ये क्लॉज था यहाँ पर एक कि जब इंडिया आजाद होगा तो इंडिया के आजाद होने के बाद अब इन प्रिंसली स्टेट का क्या होगा। तो कई सारे कॉन्ट्रोडिक्टरी क्लॉजेस, कई सारी कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें अंग्रेजों की तरफ से आती हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। तो पहले ये कहा गया कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जो ब्रिटिश पैरामाउंसी में है, ब्रिटिश सर्वोच्चता के अंतर्गत है, इन प्रिंसली स्टेट्स को की का जो अधिकार है वो किसी को भी नहीं दिया जाएगा। और ये प्रिंसली स्टेट्स अपना स्वतंत्र है, वो चाहे पाकिस्तान में चली जाए, चाहे वो भारत में चली जाए, या चाहे तो वो अपना एक आजाद जो अस्तित्व है, एक इंडिपेंडेंट जो आइडेंटिटी है, इंडिपेंडेंट अपनी एंटिटी मेंटेन कर सकती है। क्लीमेंट एटली ने भाषण बयान दिया था फरवरी 1947 को। फरवरी 1947 को ये क्लीमेंट एटली का जो भाषण था, उनका जो अपना सदन में जो उन्होंने बताया, उसमें ये बात कही गई थी। ठीक। लेकिन यहाँ पर इसमें बदलाव भी होते हैं। जैसे इसके बाद जून 1947 में, जून 1947 में जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास अधिकार आना चाहिए, वो टेरिटोरियली कहीं भी हो, भारत के अंदर हो या कहीं भी हो, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की सीमा में आए, उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करें, या इंडिपेंडेंट रह लें। लेकिन जिन्ना के इस बयान के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनका थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव उनके विचार में आता है। और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बिल जब पेश हो रहा था तो उस समय जो ब्रिटिश हैं
यानी कि जो प्रधानमंत्री थे उस समय एटली, एटली ये कहते हैं कि जो ब्रिटेन सरकार है वो ये चाहती है, उसका ये मत है, उसकी ये इच्छा है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं ये समय के साथ या तो पाकिस्तान में भाग का पार्ट बन जाए या इंडिया का पार्ट बन जाए। इसमें उन्होंने उनके इंडिपेंडेंट रहने न रहने के बारे में कोई बात नहीं कही, लेकिन ये जो इनका जो ये वक्तव्य आया, इनका ये जो बात आई, इससे ये जो एक अगर हम बोलें कि जो मैसेज निकला वो ये निकला कि वो अब केवल इस बारे में बात कर रहे हैं कि समय के साथ प्रिंसली स्टेट्स को या तो पाकिस्तान का भाग बनना पड़ेगा या इंडिया का भाग बनना पड़ेगा, बीच की बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, 1947, उसमें एक क्लॉज ये डाली गई कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास तीन अधिकार हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, या चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रहे। तो वो अपने मुंह से कुछ और अलग अलग समय पर बोल रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने इसको, जो देसी रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको तीन ऑप्शंस दे दिए और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। ठीक। अब जो भी राजघराने थे, जाहिर सी बात है प्रिंसली स्टेट्स में, रियासतों में राजघराने होंगे और राजघराने हमेशा ये चाहेंगे कि वो किसी के अधीन ना रहें। हाँ, अभी तक भले ही वो अंग्रेजों के अधीन रह रहे हो, लेकिन जब देश आजाद हो रहा है तो वो अपनी रियासत को भी आजाद रखना चाहेंगे, अपनी एक ऑटोनॉमस स्टेट, अपना एक ऑटोनॉमस राज्य बनाना चाहेंगे। ठीक। लेकिन जो भारतीय लोग, जो नेता थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, वो ये चाहते थे कि भाई इंडिया के अंदर ये बाल्कनाइजेशन ना हो, इंडिया के अंदर ये छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं ये उभर के ना आ जाए, अदरवाइज ये इंडिया की यूनिटी के लिए एक खतरा बन जाएगा। अब ये भारत है, भारत में यहाँ पर कहीं एक भोपाल रियासत बन जाएगी, यहाँ पर हैदराबाद रियासत बन जाएगी, ऊपर जम्मू कश्मीर की अलग रियासत है, जूनागढ़ जबलपुर की अपनी, जूनागढ़ जोधपुर की अपनी अलग रियासत है, यहाँ पर त्रावणकोर अपनी एक अलग रियासत है। तो भारत कहाँ बचा? और ये इंडिया के अंदर ही एक तरीके से, अब अगर इनको अब मौका मिल जाता है इंडिपेंडेंट रहने का, तो ये तो इंडिया के अंदर ही अपने एक अलग देश के रूप में होते और ये इंडिया के अंदर ही रह के, अब इनकी निष्ठा कहाँ पर होती कहाँ पर नहीं होती वो एक अलग बात है। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया की अपनी यूनिटी के लिए, इंडिया की अपनी सॉवरेनिटी के लिए ये एक खतरा बने रहते। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, और वो ये चाहते थे कि ये या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें या इंडिया को ज्वाइन कर लें। ठीक। अब एक बात और ये भी थी कि ये जो भी रियासतें थीं, रियासतों में हम दो ओपिनियंस लेके चल सकते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट है उसमें दो ओपिनियंस है, एक ओपिनियन वहां के रूलर की और एक ओपिनियन वहां की पब्लिक, यानी कि जनता की। रूलर तो चाहता है ऑटोनॉमस बनना, यानी कि वो अपनी स्वायत्तता चाहता है, यानी कि वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है। जबकि जनता, जनता ये चाहती है कि वो आ, भाई जाहिर सी बात है, रूलर है, राजा है, तो वो पब्लिक को क्या करेगा? पब्लिक के ऊपर, एक एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने और एक राजशाही में रहने में जमीन आसमान का अंतर होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक के पास सारे अधिकार होते हैं, और दूर जब जो हम राजशाही में रहते हैं, जैसे हम देसी रियासतों में रह रहे हैं, तो अधिकार किसके पास है? राजा के पास है। वो मनमाने टैक्स लगाएगा, वो मनमाने अत्याचार कर सकता है, वो पब्लिक को परेशान कर सकता है। तो पब्लिक भी जानती है कि हमारे चारों तरफ, अगर हम बात करें इस रियासत की बात करें, तो ये जानती है हमारे चारों तरफ एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे लिए बेहतर क्या है? बेहतर है हमारे लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री को ज्वाइन करना, ना कि एक राजा के अधीन एक राजशाही में रहना। तो पब्लिक, और ये पब्लिक वो पब्लिक थी जिसने इंडिया के नेशनल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। ये पार्टिसिपेशन फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, या इमोरल हो सकता है, एथिकल हो सकता है, मोरल हो सकता है। और तो उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट ना किया हो, लेकिन मन से भारत को आजाद करवाना चाह रहे हो, तो उनका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन फिजिकल, यानी कि एक्टिव या पैसिव या मोरल पार्टिसिपेशन जरूर रहा है। और जब उन्होंने इन इस कंट्री के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में अपना एक्टिव या पैसिव पार्टिसिपेशन किया, तो वो चाहेंगे कि हम इस आजाद होते मुल्क का भाग बने ही बने। तो अब दो रास्ते चल पड़े। रूलर चाहता है कि हम अपना एक आजाद अस्तित्व बना के रखें, और पब्लिक ये चाहती कि नहीं, हम इस कंट्री का पार्टिसिपेट के पार्ट बनेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पार्ट बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से उसके जनता के अंदर एक
नेशनलिज्म की, इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है, इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक। अब जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, मैंने भी बताया कि वो ऑलरेडी इस चीज को रिजेक्ट कर चुके थे कि इन रियासतों के पास इंडिपेंडेंट रहने का कोई अधिकार है भी। वो ये चाहते थे, वो ये कहते थे कि ये जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या इंडिया को ज्वाइन करे। उन्होंने कहा कि वो सभी जो भाई जो अपनी समीपता के आधार पर चुन लें। अगर आप पाकिस्तान के समीप है तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, इंडिया के समीप है तो इंडिया को ज्वाइन कर ले। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान को ज्वाइन करिए, आपकी सीमा पाकिस्तान को टच कर रही है तो आपके पास ऑप्शन है, आप पाकिस्तान इंडिया में से किसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में, जैसे हैदराबाद रियासत हो गई, भोपाल हो गया, त्रावणकोर हो गया, ठीक, इनके पास क्या ऑप्शन है? इनके पास ऑप्शन है, अब यहाँ पर ये पाकिस्तान पे तो इनको ज्वाइन नहीं करने दे सकते हैं, तो इनको तो इंडिया को ही ज्वाइन करना होगा। लेकिन यहाँ पर भी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे ये हैदराबाद का निजाम खुद को पाकिस्तान में जुड़वाना चाहता था। ठीक है, इंडिया टेरिटोरियली इंडिया के अंदर रहने के बावजूद भी पाकिस्तान से जुड़वाना अपने आप को चाहते थे। और यही हाल और भी कई जगहों पर था। जूनागढ़ में, जूनागढ़ के जो राजा थे, जो वहाँ का रूलर था, वो पाकिस्तान में जुड़ना चाहता था। वहां पर मतदान हुआ, प्लेबिसाइट हुआ और उसके बाद फिर निर्णय हुआ। अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने दो ऑप्शन दिए कि भाई आप या तो पाकिस्तान में जुड़ना या इंडिया का ही पार्ट रहें। और ये डिसीजन किसके आधार पर लिया जाए? तो जुड़ने का डिसीजन, कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने या इंडिया का पार्ट बने, इसके लिए उन्होंने दो ऑप्शन दिए। पहली, सीमा की निकटता के आधार पर, और दूसरा जनता की इच्छा के आधार। ठीक है, जनता की इच्छा के आधार पर, ऑन द विशेष ऑफ द पीपल। ठीक है, आपको डिसाइड करना है, आपका अपना मत नहीं चलेगा, आप रूलर है तो आपका अपना मत नहीं चलेगा, बल्कि सीमा की निकटता या जनता की इच्छा के आधार पर आपको डिसाइड करना होगा। ठीक। तो अब ये जितने भी लोग थे इन प्रिंसली स्टेट्स के, क्योंकि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर चुके थे एक्टिवली और पैसिवली, तो उनका एक एक जो जुड़ाव था वो इंडिया के साथ था। प्लस इंडिया में डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा था, इसलिए उनका और भी जो इच्छा थी वो इंडिया के साथ जुड़ने की थी। ठीक। और जब रूलर और पब्लिक के विचारों में यहाँ पर एक क्लैश उत्पन्न हुआ कि रूलर कह रहा नहीं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, पब्लिक कह रही नहीं हमको डेमोक्रेटाइजेशन चाहिए, हम इंडिया में जुड़ना चाहते हैं। या रूलर कह रहा है कि नहीं हम पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हैं, पब्लिक कह रही है कि नहीं हम इंडिया में जुड़ना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है? जनता के मन में उत्पन्न होता है असंतोष। और इस असंतोष से उत्पन्न होता है क्या? उत्तेजना उत्पन्न होती है। ठीक है, असंतोष उत्पन्न होता है और उत्तेजना उत्पन्न होती है। और इसी असंतोष और उत्तेजना के उत्पन्न होने के बाद लोगों ने बनाई एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था AISPC। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये AISPC क्या है। इस AISPC पर आपको ध्यान रखना है। ये AISPC क्या है? AISPC का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। और इनको, इनका जो प्रचलित नाम है वो है प्रजामंडल। ठीक। इनका जो प्रचलित नाम है वो क्या है? वो प्रजामंडल है। तो प्रचलित नाम इनका प्रजामंडल है। लोकमंडल भी इनका एक प्रचलित नाम है। तो यहाँ पर जो जनता थी, उस जनता ने ये ऑर्गेनाइजेशन, इन प्रिंसली स्टेट की जनता ने ये ऑर्गेनाइजेशन वहां पर बनाई। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? यही कि जो इनके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो गई है और जो ये लोग चाह रहे हैं राज अपने रूलर के खिलाफ भारत में शामिल होना वगैरह, उसके लिए काम करना वगैरह, इनका यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये ऑर्गेनाइजेशन का पहला
पहला जो सम्मेलन हुआ था, इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला सम्मेलन जो हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था, ये बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। ये शुरू हुआ था दिसंबर 1927 में, बॉम्बे में। ठीक है, 1927 में बॉम्बे में शुरू हुआ था इसका, मतलब इसका जो सम्मेलन हुआ था पहला, वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। तो अब ये जो प्रजामंडल था, इस प्रजामंडल ने बहुत सारे काम कांग्रेस के सपोर्ट में की, है ना। इससे कांग्रेस के जो बुनियादी काम होते थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क होते, उस कंस्ट्रक्टिव वर्क में इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और कांग्रेस के साथ इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत में इसको मान्यता नहीं दी। ठीक, लेकिन धीमे धीमे फिर इनकी मांगों के लिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर एक मत बनने लगा। ठीक, और इस मत के बनने के बाद इसको मान्यता मिलती है, कांग्रेस इसको रिकॉग्नाइज करता है। और 1939 में जवाहरलाल नेहरू इस प्रजामंडल के बनते हैं प्रेसिडेंट। 1939 में नेहरू इस प्रजामंडल के प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक, और 1939 के बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, तो उस भारत छोड़ो आंदोलन में जो कांग्रेस होती है, वो ये बात भी कहती है कि हमको अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला काम तो करना ही करना है, साथ ही साथ जो देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों में ये जो जनता रह रही है, इस जनता के संघर्ष में भी हमको साथ देना है। यानी कि अब कांग्रेस प्रजामंडल के साथ उतर चुकी है, 1942 से ही एक्टिवली उतर चुकी है। ठीक, तो ये प्रजामंडल चल रहे हैं, और ये प्रजामंडल का उद्देश्य क्या है? यही रूलर्स की जो मनमानी है इस पर, इसका विरोध दर्ज करवाना, और आगे चलकर जब यहाँ पर क्लैश होगा कि भारत में रहें कि इंडिपेंडेंट रहें वगैरह वगैरह, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, खैर, जो प्रजामंडल है, ये प्रजामंडल डिसॉल्व हो जाता है आजादी के बाद, डिसॉल्व हो जाता है और इसको मर्ज कर दिया जाता है। इसमें कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाता है 25 अप्रैल 1948। 25 अप्रैल 1948 को प्रजामंडल को कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाता है। इसको बताने का ऑब्जेक्टिव केवल यह था कि प्री में एक बार सवाल आया है आपका कि प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि पब्लिक का क्या ओपिनियन था, और पब्लिक ने अपने इस हित के लिए, अपने इस फायदे के लिए, अपना इस अपने 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 अपना जो एक इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए किस तरीके से कोई स्टेप लिया भी कि नहीं लिया, तो ये बनाया इन्होंने। और ये पूरा जो मूवमेंट चलाया गया, इसको हम जानते हैं प्रजामंडल मूवमेंट के नाम से। प्रजामंडल मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये सारा बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि भारत जब आजाद होता है, तो अब यही सारी बातें चल रही हैं, ये अपना मना करते हैं, हम नहीं, अब वो होंगे। ठीक है। तो इसके पहले ही, क्योंकि ये तो पता ही था भारत के आजाद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इनका जो मत है, इनकी जो अंदरूनी इच्छा है वो ये है, और समस्या उत्पन्न होगी। तो जून 27, 1947 को सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया जाता है हेड। किसका हेड बना दिया जाता है? स्टेट्स डिपार्टमेंट। स्टेट्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, और इनके सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाता है वीपी मेनन। ठीक, तो ये स्टेट डिपार्टमेंट बना दिया गया। स्टेट डिपार्टमेंट का काम यही था, भारत के इंटीग्रेशन के प्रोसेस को स्मूथ करना, भारत के इंटीग्रेशन के प्रोसेस में समस्याएं जो आ रही है उनको सुलझाना, और प्रिंसली स्टेट्स का शांतिपूर्ण तरीके से भारत में मर्जर सुनिश्चित करना। ठीक, अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो पूरी तरीके से इस बात से अवेयर थे, इस बात से
जागरूक थे, उनको पूरा क्लियरिटी थी कि इस अगर ये प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर नहीं हो पाता है तो भारत के सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है। और उन्होंने बीपी मेनन से स्पेसिफिकली ये बोला था कि आ, अगर इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से हम निपट नहीं पाए तो ये भारत के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आ जाएगा। ठीक। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में इसको बना दिया गया। अब जो गवर्नमेंट है उसके सामने अब यहाँ पर तीन लक्ष्य थे। ठीक। लक्ष्य ना बोले, उसके सामने तीन बातें थी यहाँ पर। पहली बात ये थी कि जो अधिकांश प्रिंसली स्टेट्स हैं, अधिकांश जो प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासतें हैं, इनकी जो जनता है या इनकी जो प्रजा है वो क्या चाहती है, वो भारतीय संघ का भाग बनना चाहती है। ठीक। तो भारतीय संघ का भाग बनना चाहती है। दूसरी ये थी कि जो सरकार है वो कुछ हद तक फ्लेक्सिबल रह सकती है ऑटोनॉमी के प्रश्न पर। ठीक है। ऑटोनॉमी के प्रश्न पर भाई, जैसे अगर कोई स्टेट इंक्लूड नहीं होना चाहता है, पूरी तरीके से आजाद रहना चाहता, तो भाई हम ये कहेंगे कि आप पूरी तरीके से आजाद मत रहो, अब हमारे साथ शामिल हो जाओ और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का अधिकार हमको दे दो, बाकी अपना राजकाज चलाते रहो। डिफेंस हो गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, इनका अधिकार भारत सरकार के पास है कि बाकी सब में तुम्हें क्या है, बाकी सब में तुम्हें ऑटोनॉमी है। जो सेंसिटिव मैटर से सरकार अपने आप अपने पास ले ली। अंग्रेजों के समय भी तो तुम यही कर रहे थे। उनके समय तो पूरी पैरामाउंट सी तुम्हारे ऊपर थी और तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आपको ये सब नाटक सूझ रहा है। तो यहाँ पर ये एक फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात हो गई कि वो फ्लेक्सिबल रह सकती है कि भाई आपको कुछ हद तक ऑटोनॉमी दी भी जा सकती है अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो। ठीक है। और तीसरी चीज थी कि अब सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है, वो है भारत का एकीकरण और समेकन, यानी कि इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया। ठीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो ये तीन चीजें सरकार ने अपने सामने रखी और फिर इसलिए इसका इस और अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। दो इंपॉर्टेंट नाम, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। अब सरदार पटेल का रोल क्या था, सरदार पटेल का काम अब यहाँ से शुरू होता है। तो सरदार पटेल ने यहाँ पर काम करना अपना शुरू किया। ठीक। उन्होंने सबसे पहले जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे, अभी 15 अगस्त नहीं आया है, 15 अगस्त के पहले से ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स होते थे, उनसे मिलना जुलना शुरू किया। अपने यहाँ उन्होंने भोज वगैरह का आयोजन शुरू किया, अपने यहाँ उन्होंने सम्मेलनों का आयोजन किया, अपने यहाँ उन्होंने मीटिंग का आयोजन शुरू किया, पार्टीज देनी शुरू करी। उन पार्टीज में उनको बुलाया जाता। ठीक। और बुलाए जाने के बाद उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती थी कि भाई आप कांग्रेस को मदद करिए भारत के नए संविधान के निर्माण में। रोल ऑफ सरदार पटेल। ठीक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की टू प्रिंसली स्टेट्स टू पार्टिसिपेट इन फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक। तो पहली चीज तो उन्होंने क्या करनी शुरू करी, रिक्वेस्ट करनी शुरू करी। ठीक है। दूसरी चीज, अभी हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी, तो उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके जो रूलर्स हैं
इनसे ये कहा, कौन से रूलर्स, वो प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया की टेरिटरी के, पाकिस्तान जो आ रही है उनसे हमको मतलब थोड़ी ना, जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं, उनसे कहा कि आप भारत में शामिल हो जाइए। ठीक है, आप भारत में शामिल हो जाइए और फॉरेन रिलेशंस, कम्युनिकेशन और डिफेंस के अलावा सारे मामलों में हम आपको क्या देंगे, स्वायत्तता देते हैं या ऑटोनॉमी देते हैं। ठीक, साथ ही साथ उन्होंने एक धमकी भी, धमकी ओपनली नहीं, धमकी एक छुपी हुई धमकी दी उन्होंने, मतलब धमकी भी दे दी जाए और सामने वाला ऑफेंड भी ना हो, ऐसा काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 15 अगस्त 1947 के बाद जनता को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ठीक है, और अगर आप हमसे मदद मांगेंगे तो हम आपकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। तो यहां पर उन्होंने जो तरीका अपनाया वो तरीका अपनाया परसुएशन का, तरीका अपनाया प्रेशर का, परसुएशन और प्रेशर का तरीका अपनाया। और इस परसुएशन और प्रेशर का तरीका काम किया और सैकड़ों, यानी कि बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भारत में शामिल हो गई। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स भारत में शामिल हो गई और उनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसी भी थी जिन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी पार्टिसिपेट किया, वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी पार्ट बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये काम हुआ और वो प्रिंसली स्टेट भारत की वहां पर पार्ट बनी। तो ये तो हो गया जो उन्होंने परसुएशन वाली पॉलिसी को अपनाया, वो चीज यहाँ पर हुई। ठीक, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसी भी थी जो अभी भी अपने आप को इन सब चीजों से अलग रखे हुए थी और वो अभी भी ये सपना देख रही थी कि भाई हम इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनेंगे, या हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे जबकि हम टेरिटोरियली इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। ठीक, तो अब अगला काम क्या होता है, अब जो जो सरदार पटेल हैं वो अब अगला काम करते हैं कि वो माउंट बेटन भारत के पहले, आजाद भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, आजाद भारत के पहले वायसराय थे, संविधान लागू होने तक उनको भारत का कामकाज संभालना था, तो आजाद भारत के पहले वायसराय वो रहे। दूसरे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और फिर संविधान लागू हो गया तो वायसराय जगह पर राष्ट्रपति का पद आ गया। ठीक है, तो अब उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि आप भी थोड़ा सा इनको परसुएट करिए, आप भी थोड़ा सा इनके ऊपर दबाव डालिए, समझाइए, और जो भी आप थोड़ा बहुत इनके लिए कर सकते हैं कि इनको परसुएट करिए कि ये इंडिया में शामिल हो जाए, तो उसको करना शुरू करिए। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, अब एक तरफ त्रिपुरा मंडल था और एक तरफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस क्या था, ये जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स का, इनका जो संघ था, इनका जो ग्रुप था, उसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया, जिसको बनाया गया था इनके द्वारा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वगैरह पढ़ा। ठीक है, तो वहां पर माउंटबेटन ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में इनकी सभा में भाषण देकर इनको परसुएट किया, इनको समझाने की कोशिश करी कि ये इंडिया का पार्ट बने। ठीक है, माउंटबेटन कि इस परसुएशन के बाद, ये नहीं परसुएशन का ही पार्ट है, परसुएशन और प्रेशर का ही पार्ट है, भले ही उन्होंने इनडायरेक्टली माउंटबेटन से करवाया लेकिन यहाँ पर भी रोल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही रहा।
तो इनके इस परसुएशन के बाद, माउंटबेटन के समझाइश के बाद, उन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में दी थी। तीन को छोड़कर, तीन को छोड़कर लगभग सभी, सभी जो प्रिंसली स्टेट थे, माउंट बैटन की समझाइश के बाद, ये शीट आपको मैं एक दो दिन में दे दूंगा, तीन को छोड़कर सभी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, यानी कि उन्होंने भारतीय संघ का भाग बनना मंजूर कर दिया। ठीक। अब यहाँ पर ये जो तीन स्टेट्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट या इंडिया का भाग बनने से मना कर दिया था और अभी भी नहीं शामिल हुई थी, वो कौन कौन सी? ये तीन जो स्टेट थी, ये थी हमारे पास, एक जूनागढ़, दूसरी थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरी थी हैदराबाद। उन्होंने भारत का पार्ट बनने से मना कर दिया। अच्छा, ये तो बात हो गई इन तीन की, लेकिन इसके पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे त्रावणकोर एक स्टेट है। अगर हम भारत का नक्शा देखें, नक्शे में दिखा देंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर ये त्रावणकोर स्टेट थी। ये त्रावणकोर स्टेट थी, और इस त्रावणकोर स्टेट का जो रूलर था, उसका नाम था चिथिरा तिरुनल। लेकिन ये केवल पपेट था, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। जो रियल रूलर था, जिसके पास अधिकार थे, वो था यहाँ का दीवान, जिसका नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर 1947 के पहले की बात है, अभी इन पे आते हैं। तो सीपी रामास्वामी अय्यर जो था, उसके पास रियल पावर थी, डिफैक्टो पावर थी उसके पास। और जो चित्रा तिरुनल रूलर था, वो बेसिकली पपेट था उसका। तो सी पी रामास्वामी अय्यर जो था, वो बिल्कुल इस मत में नहीं था कि उसको इंडियन यूनियन का पार्ट बनना है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। ठीक है। और ये इनका बिल्कुल स्टैंड क्लियर था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच एक दिन क्या होता है कि सीपी रामास्वामी अय्यर कहीं जा रहा होता है तावड़तोड़ में, और अचानक उसके ऊपर हमला हो जाता है। ठीक है। हमला हो जाता है और उसको बुरी तरीके से वहां पर थ्रैश किया जाता है, सीपी रामास्वामी अय्यर को। और इस हमले से जो ये चित्रा तिरुमल है, ये घबरा जाता है। ठीक है, किसी अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, अननोन पर्सन ने हमला किया, जैसे पाकिस्तान में आजकल अननोन पर्सन हमला करते हैं। तो सीपी रामास्वामी अय्यर के ऊपर जब ये हमला होता है, तो इस चित्रा तिरुमल ये घबरा जाता है, और ये घबरा कर तुरंत आनन फानन में एक तार भेजता है, एक तार भेज देता है। और ये तार किसको भेजता है? सरदार पटेल को। और सरदार पटेल को एक तार में क्या लिखता है कि हम भारत में शामिल होने को तैयार हैं। ठीक है। तो सीपी रामास्वामी अय्यर की पिटाई के बाद ये त्रावणकोर भारत में शामिल हो जाता है। ऐसे ही एक और रियासत है, जोधपुर। जोधपुर कहाँ पर है? वेस्टर्न इंडिया में। यहाँ पर ये जोधपुर है, रफली दिखाना है। जोधपुर रियासत है। जब भी आए तो आप रफली बना के दिखा सकते हैं, एक ही मैप में दिखा दीजिए क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, अभी उसकी बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लें इसको पहले, उसके बाद कि क्या करना है उसमें। तो जोधपुर, जोधपुर में जो राजा था, उसका नाम था हनुमंत सिंह। राजा हनुमंत सिंह थे।
और जोधपुर को अगर देखा जाए तो इसकी जो बाउंड्री है ये पाकिस्तान के पास पड़ती है। ठीक है, ये पाकिस्तान के पास पड़ती है। ठीक, यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो जिन्ना है ये इन पर प्रेशर डालता है कि ये पाकिस्तान का भाग बने। अब देखिए एक चीज यहाँ पर देखने वाली है कि यहाँ पर जोधपुर और जूनागढ़, ये दो रियासतें, ये थार रेगिस्तान है। ठीक, जूनागढ़ और जोधपुर, खासतौर से जूनागढ़, कुछ हिस्सा कम जोधपुर में एक मिनरल मिलता है। थोड़ी, यहाँ की रेत में। ठीक है, एटॉमिक मिनरल मिलता है, और इस मिनरल के लालच में पाकिस्तान जोधपुर और जूनागढ़ दोनों को अपने पास रखना चाहता था, और ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट, और भारत किसी भी कीमत पर इस हिस्से को पाकिस्तान में नहीं जाने देना चाहता था। तो अब जूनागढ़ में तो, सॉरी, जोधपुर में तो ठीक है, जोधपुर का रूलर कौन है? एक हिंदू रूलर है, हनुमंत सिंह, और वो पाकिस्तान जो कि एक धर्म के आधार पर मुस्लिम मेजोरिटी, एक कम्युनल कंट्री बनने जा रहा है, उस पर भले ही उस पर जिन्ना का प्रेशर पड़ रहा है कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने, लेकिन उसके बावजूद भी जो हनुमंत सिंह है वो थोड़ी, रहना तो वो इंडिपेंडेंट चाहते थे, लेकिन अब जब प्रेशर पड़ रहा कि पाकिस्तान में चले जाओ, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि अगर किसी का पार्ट बनना ही है तो क्यों ना इंडिया का पार्ट बना जाए। तो हनुमंत सिंह अब पार्ट बन जाते हैं इंडिया का, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया साइन कर देते हैं। ठीक, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया साइन कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान का पार्ट बनने से बेहतर है कि इंडिया का ही पार्ट बन जाओ, और ये वहां पर इंडिया का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जोधपुर शामिल हो गया। इसके अलावा एक और रियासत थी, भोपाल। भोपाल का रूलर कौन था? भोपाल का रूलर था हबीबुल्लाह खान। ठीक है, नवाब थे, जिन्ना के सपोर्टर, और जिन्ना इनके सपोर्टर थे। ठीक, ये पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे जिन्ना के परसुएशन पे, लेकिन उनकी लोकेशन तो देखिए ना, सेंट्रल इंडिया में पड़ रही है, पाकिस्तान से इनकी प्रॉक्सिमिटी है, ना तो पाकिस्तान के समीप है, प्लस जनता भी इनके खिलाफ है। तो उसके बावजूद भी जब ये अपनी बात को जारी रखते हैं जिन्ना के सपोर्टर होने की वजह से कि पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, होना चाहते हैं, तो जो पब्लिक है, पब्लिक इनके खिलाफ विद्रोह कर देती है। और पब्लिक के इस विद्रोह के बाद ये हबीबुल्लाह खान जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन कर देते हैं। तो ये घुमा फिरा के अब लगभग सारी, कुछ परसुएशन से, कुछ किसी वजह से, कुछ अपने दबावों की वजह से भारत में, परसुएशन प्लस प्रेशर, दबावों की वजह से भारत में शामिल हो जाते हैं, और बचते हैं अब कौन? केवल तीन, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। सबकी अपनी अलग अलग कहानी है, सबके अपने अलग अलग कारण है भारत में शामिल होने की, अपनी अपनी मजबूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूनागढ़। अब ये जितने तीन हैं इन सारे एक्सेशन आजादी के बाद 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनागढ़। ठीक, जूनागढ़ की अगर बात करें तो ये, अगर हम देखें जूनागढ़ की लोकेशन, तो ये जो हिस्सा है ये है जूनागढ़। जी,
जूनागढ़ है। सौराष्ट्र इलाका है ये गुजरात का, और सौराष्ट्र रीजन में ये पड़ रहा है, प्लस इसका जो बॉर्डर है वो लगा हुआ है पाकिस्तान से। इसकी जो सैंड है वहां पर क्या है, एटॉमिक मिनरल है, जिस पर लालच पाकिस्तान को भी है और जिस पर लालच भारत को भी है। पाकिस्तान इसको अपना हिस्सा बनाना चाहता है और भारत इसको अपना हिस्सा बनाना चाहता है। यहाँ का, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे मैंने बताया इसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है। मतलब लगा हुआ तो थोड़ा सा इसको थोड़ा वैसे कर दें, बॉर्डर पाकिस्तान के पास है, बॉर्डर पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये है इंडियन टेरिटरी में। इंडिया इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। बॉर्डर इसका पाकिस्तान से शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। बॉर्डर इसका पाकिस्तान से शेयर नहीं हो रहा है। अब यहाँ का जो रूलर है वो बेसिकली चाहता है पाकिस्तान में शामिल, रूलर पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। बॉर्डर इसका पाकिस्तान से शेयर नहीं हो रहा है। मैं फिर से बात बता दूं, पाकिस्तान का बॉर्डर कोई टच नहीं कर रहा है जूनागढ़, पास में भले है लेकिन टच नहीं कर रहा है, इंडिया टेरिटरी के अंदर ही, चारों तरफ से भारत से घिरा। तो इसका जो रूलर है ये अपने आप को पाकिस्तान में शामिल करवाना चाहता है। और 15 अगस्त, अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखें, रूलर मुस्लिम और जो पब्लिक है, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो मेजॉरिटी हिंदू है, ठीक। उसके बावजूद भी जो ये रूलर है इसका, ये 15 अगस्त 1947 को घोषणा करता है पाकिस्तान में शामिल होने की। इसने घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे या हो जाएंगे। और इसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान तो मुंह खोले बैठा था, इसकी इस घोषणा को एक्सेप्ट भी कर लेता कि हाँ बेटा तुम अब से पाकिस्तान के हिस्से हो। जबकि जो पब्लिक है, जो सब्जेक्ट है, जो जनता है, जो प्रजा है वहां की, वो इस रूल का खिलाफ है। ये क्या कर रही है, ये जनता क्या कर रही है, ये अगेंस्ट, ये इसके खिलाफ है। और जनता अब यहाँ पर क्या करती है, जनता यहाँ पर करती है एक आंदोलन। जनता रूलर के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन करती है, पाकिस्तान में जुड़ने के विरुद्ध आंदोलन करती है, ठीक है। जो नवाब है, जो यहाँ का रूलर है, जो नवाब है, इस आंदोलन से डरकर भाग जाता है। और इस नवाब का जो दीवान है, उस दीवान का नाम है शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो कौन है, बेनजीर भुट्टो के दादा, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता। जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, बाद में उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है डिक्टेटर के द्वारा वहां के तख्ता पलट के बाद। और उनकी जो बेटी है बेनजीर भुट्टो, वो बेनजीर भुट्टो भी बाद में प्रधानमंत्री बनती हैं और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। और बेनजीर भुट्टो का जो बेटा है बिलावल भुट्टो, वो भी पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो शाहनवाज भुट्टो हैं, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता जो थे, ये
अब यहाँ पर बसते हैं और ये क्या करते हैं, ये अब मौके की नजाकत समझते हुए जो शाहनवाज भुट्टो है, तो क्योंकि राजा तो भाग गया तो जो तो भाग गया, अब जो भी कर्तव्य होता है वो ये बचे। ये क्या करते हैं, ये अब भारत में शामिल होने का निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शामिल होने का निर्णय ले लेते हैं और उसके बाद भारत की फौज आती है और जूनागढ़ को अपने में शामिल कर लेती है। लेकिन उसके पहले, क्योंकि सब लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, तो उसके पहले एक जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह किस तरीके से होता है, सॉरी, प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट में जनता की राय मांगी जाती है कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। फरवरी 1948 को, और जनता भारत के में शामिल होने के पक्ष में निर्णय करती है। तो जूनागढ़ जो तीन थे, उसमें जूनागढ़ का भारत में जो एक्सेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट के। जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट के थ्रू होता है। बैकग्राउंड हम लोगों ने सब समझ लिया। उसके बाद जो अगला आता है वो है हमारा दूसरी स्टेट, जम्मू कश्मीर। रूरल हिंदू, और जो पब्लिक है, जो सब्जेक्ट है, मेजॉरिटी मुस्लिम। रूलर का नाम महाराजा हरि सिंह। ठीक। तो जो पॉपुलेशन थी, जो पब्लिक थी, वो मेजोरिटी मुस्लिम थी, राजा हिंदू था, जूनागढ़ के बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन। और जो हरि सिंह है, हरि सिंह ये डिसाइड करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना तो हिंदुस्तान में शामिल होंगे और ना ही पाकिस्तान में शामिल होंगे। ठीक। क्योंकि वो एक राजा बने रहना चाहते थे, उनको एक डर था भारत में जाएंगे तो भारत तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी राजशाही खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान में जाएंगे तो हम तो हिंदू हैं, वो एक कम्युनल कंट्री है, हमको दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो वो दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहते हैं और अपनी विल को एक्सप्रेसली बताते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक शख्स का उदय हो चुका था और उस शख्स का नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कौन है, उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उनके दादा, यानी कि फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनके पिता शेख अब्दुल्ला। ठीक है। तो इनका उदय हो चुका था और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पार्टी, एक बड़े एक संगठन के रूप में उभर कर सामने आ चुकी थी। और जो शेख अब्दुल्ला थे, ये शेख अब्दुल्ला वांट्स टू ज्वाइन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के सहयोगी थे, उनके साथ उनके संबंध भी अच्छे थे और ये इसी वजह से भारत का पार्ट बनना चाहते थे। ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सी बात थी, अब जम्मू कश्मीर अपना स्वतंत्र चाहता है तो ठीक है, स्वतंत्र रहो। भारत ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि उनको भारत में शामिल होने के दबाव डाला जाए। ठीक है। और ये कहा कि भाई भारत में शामिल होना है या नहीं होना है, ये जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ पर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि इसकी तो प्रॉक्सिमिटी भी पंजाब पाकिस्तान के साथ थी। ऑडिटर्स कह ही रहे थे कि भाई दो ऑब्जेक्ट, दो दो रीजन्स होंगे शामिल होने के। अगर आपकी सीमा पाकिस्तान से जुड़ती है तो आप चाहे पाकिस्तान में शामिल हो चाहे इंडिया में शामिल हो। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो जनता की इच्छा को ध्यान रखना है। तो प्रॉक्सिमिटी तो थी, जुड़ तो रही थी सीमा पाकिस्तान के साथ, और प्लस दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई इसका जो अंतिम निर्णय है वो कौन करेगा, वो जनता करेगी, हम कभी भी दबाव नहीं डालेंगे। ठीक। और जनमत संग्रह करवा लिया जाए और जनता जो भी चाहती है जूनागढ़ की तरह, वैसे ही हम यहाँ पर
कर लेंगे। अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो हम नहीं रोकेंगे, और अगर भारत में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो जाएं। लेकिन इस चीज का पाकिस्तान ने बड़ा विरोध किया और कहा कि नहीं भाई, यहाँ की जनता तो मुस्लिम है, तो उसको तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए, और किसी भी तरीके का कोई भी जनमत संग्रह नहीं होगा। और जब यहाँ पर ऐसा ये हुआ और पाकिस्तान को लगा कि भाई यहाँ पर तो रोड़े अटकाए जा रहे हैं, ना तो हरि सिंह तैयार है पाकिस्तान में आने के लिए, और ना ही भारत सपोर्ट कर रहा है कि इसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए, और उसको लगा कि यहाँ की जनता तो मेजोरिटी मुस्लिम है, तो हमारा समर्थन करेगी, तो उसने क्या कर दिया, उसने पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अटैक कर दिया। ठीक, जम्मू कश्मीर में अटैक कर दिया। 1948 में जम्मू कश्मीर पर अटैक करता है पाकिस्तान। कब? अक्टूबर 1948, जिसको हम आज कबायली हमले के नाम से जानते हैं। ये पहला युद्ध माना जा सकता है पाकिस्तान के साथ। कबायली हमले, कबायली हमला क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सेना के लोगों को, वहां के जो कबीलाई पठान थे, कबीले में रहने वाले पठान थे, उन पठानों की वेशभूषा में भारत में एंटर करवाया था और जम्मू कश्मीर में हमला करवा दिया था। और ये जो सेना है पाकिस्तान की, जो पठानों की वेशभूषा में थी, सिविल ड्रेस में थी, जिसको उसने कबायली हमला कहा कि भाई हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि तो आज जनरल जो पब्लिक है हमारे यहाँ की, वो घुसाई है, कबायली लोगों ने, ट्राइबल लोगों ने हमला किया है, जिससे उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर ना हो। ये श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं। और जब ये श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं तो जो राजा हरि सिंह है वो अपनी सेना को उतारते हैं, लेकिन इनके सामने, अब ये तो पाकिस्तान आर्मी है, एक आर्मी जो एक ट्रेंड आर्मी है, और बेसिकली आर्मी कौन सी है? थी तो इंडिया की ही आर्मी, उसको अंग्रेजों ने ट्रेन किया था। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक आर्मी का एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया और एक हिस्सा भारत में रह गया, तो ये वही आर्मी है, ट्रेंड आर्मी है। तो अब इस ट्रेंड आर्मी का सामना हरि सिंह की अनट्रेंड जो फौज है वो कैसे कर पाएगी? तो दादा हरि सिंह है, उनकी जान पड़ जाती है सांसद। ठीक है। और अब राजा हरि सिंह, जो अभी तक ना तो इंडिया में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, वो अब 24 अक्टूबर को, ये जो एंट्री हुई थी 22 अक्टूबर को हमला हुआ था, 24 अक्टूबर को जो राजा हरि सिंह है, ये मदद मांगते हैं। किससे? भारत से मदद मदद मांगते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू, हमारे भोले भाले जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, जो किसी पर भी दबाव नहीं डालना चाहते थे, और वो ये कहते हैं कि भाई ये जो जम्मू कश्मीर पर मुसीबत आई है, इस मुसीबत का फायदा उठाकर हम जम्मू कश्मीर से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं करवाएंगे। ठीक है, और हम उसकी मदद करेंगे। ठीक। तो अब जब वो ये बात कहते हैं कि हम उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं करवाएंगे, और बिना जनता की राय जाने हम उसका एक्सेशन भी नहीं करवाएंगे। ठीक, और मुसीबत तो आई है तो मदद तो करनी पड़ेगी। तो लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं भैया आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो जो टेरिटरी है वो अभी आपकी टेरिटरी तो है ही नहीं, तो आप अपनी आर्मी को कैसे उसके अंदर भेज सकते हैं? आप नहीं भेजेंगे। ठीक है। बिना किसी आ किसी भी उसको बिना किसी फॉर्मल एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट साइन किए हुए आप अपनी आर्मी को वहां पर नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। तो जो सरदार पटेल हैं, उनको उनको तो ये बात, वो तो पहले से ही ये चाहते थे कि भारत कैसा बने, अखंड भारत बने। शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे वहां पर, वो भी ये चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर है भारत का ही भाग बने। तो अब वो परसुएट करना शुरू करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, और फिर अब जब जवाहरलाल नेहरू भाई इससे पर ये बात पहुंचती है, तो वो इस बात पर राजी हो जाते हैं, और सरदार पटेल फिर परसुएट करते हैं हरि सिंह को भी, ठीक है मदद तो करेंगे, लेकिन बिल्कुल पहले सर्टिफिकेट ऑफ, सॉरी, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना होगा। और इसके बाद अमरता क्या ना करता, 26 अक्टूबर 1948 को जो राजा हरि सिंह है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर लेते हैं और भारत के पार्ट बन जाते हैं। लेकिन उनको कई सारी छूटें दी जाती हैं, और वही छूटें जो आर्टिकल 370 के अंतर्गत उसको अभी तक मिल रही थी, और सरकार ने अभी उसको खत्म किया है, और पूरी तरीके से अब जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बन चुका है। क्योंकि अलग अलग संविधान थे, और भी बहुत सारी चीजें थी। आप लोग सब जानते होंगे कि कोई बाहरी वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था, नौकरी वगैरह की दिक्कतें थी, बहुत सारी छूटें वहां पर दी गई थी। ठीक। और फिर इसके बाद अब जम्मू कश्मीर यहाँ का एक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइन कर लेता है। हाँ, अब
एक बात ये भी ध्यान रखने वाली कि शेख अब्दुल्ला जो थे वो ये चाहते थे कि अभी से जो जम्मू कश्मीर है वो पूरी तरीके से इंडिया का फुल पार्ट बन जाए, इंडिया का कंप्लीट भारत में इसका विलय हो जाए। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कहते थे भाई जनता की राय तो हमने ली ही नहीं है, तो फुल विलय अभी नहीं हो सकता। तो उसी वजह से वहां पर कुछ शर्तें वगैरह वहां पर जो थी वो रख के उसको किया गया। और फिर इंडियन जो आर्मी है वो वहां पर, इंडियन एयरफोर्स जो है वहां पर एंटर करती है, और पूरी तरीके से इस जितने भी लोग घुस आए थे उनको कश्मीर, जम्मू कश्मीर से निकाल के बाहर भगाती है और बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जिस पर वो कब्जा नहीं कर पाते हैं। अगर हम देखें, और ये जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर श्रीनगर तो यहाँ तक घुस आए थे, और जब इसको बाहर भगाती हैं, और इसी बीच जो जवाहरलाल नेहरू है वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, यहीं तक भगा पाती हैं। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहुंच जाते हैं यूनाइटेड नेशंस पर यथास्थिति बरकरार करने की बात हो जाती है। तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा आज भी भारत का हिस्सा नहीं है, और इसी को हम लोग जानते हैं पीओके के नाम से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से। गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है हमारे पास ये, और ये बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान ने इस समय चाइना को दे के रखा हुआ है, चाइना इसका यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये है बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हो जाता है। ठीक। अच्छा, इसकी बात भी कर लेते हैं। अब जब इसको भगा दिया जाता है यहाँ पर, तो जवाहरलाल नेहरू को लगता है कि भाई यहाँ पर अभी तो पाकिस्तान ने दबे छुपे ढंग से बोला भेजा था, और ये हमने काउंटर एक्शन कर दिया, तो पाकिस्तान के साथ एक पूर्ण तैयारी वाली युद्ध हो सकता है, पूर्ण युद्ध का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, और हम अभी इस लायक नहीं है, अभी तो हम आजाद हुए हैं और युद्ध को नहीं झेल सकते। तो माउंटबेटन के सुझाव पर जो जवाहरलाल नेहरू है वो इसको, इस समस्या को लेकर, कश्मीर की समस्या को लेकर पहुंच जाते हैं यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां पर ये अपील करते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ से हटाया जाए, पाकिस्तान जो इंडिया में घुस आया और जिस हिस्से पर कब्जा करके बैठा हुआ है उसको मुक्त कराया जाए। ठीक, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर बात, समस्या ये हो गई कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे, कश्मीर की बात नहीं, उन्होंने इसको पाकिस्तान के एग्रेशन का नाम दिया। ठीक, और पाकिस्तान के इस एग्रेशन की वजह से पाकिस्तान, ये जो टर्म्स में गड़बड़ी जवाहरलाल नेहरू या उनकी जो स्टाफ तो उसके द्वारा कर दी गई, सलाहकारों के द्वारा कर दी गई, इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई और पीओके अभी भी बना हुआ है। ठीक है, और अगर कश्मीर की बोलते कि भाई कश्मीर के एक्सेशन की प्रॉब्लम है, कश्मीर पर पाकिस्तान अनधिकृत कब्जा करना चाहता है, तो वहां पर बात दूसरी होती थी कि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान घुस आया है और हमारे इलाके पर कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान के एग्रेशन को उन्होंने पॉइंट आउट वहां पर किया, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ठीक है सीज फायर का ऑर्डर दे, युद्ध विराम का ऑर्डर देते हैं, और इन्होंने कहा कि 3 दिसंबर 1948 को ये सीज फायर का ऑर्डर दिया, और इस सीज फायर के बाद जो जहां था वो वहीं पर क्या हो गया, रुक गया। और ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन हमारी आज भी बनी हुई है। ठीक है, क्लियर। इसको हम सीज फायर लाइन भी इसी वजह से कभी कभी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद 1951 में यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि भाई अब कश्मीर की समस्या के निवारण के लिए यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में जनमत संग्रह कराया जाए, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि वो कहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में पास हुआ। ठीक, अब इसमें ये शर्त थी कि भाई इसके लिए पाकिस्तान को जो सेना है अपनी यहाँ से वो हटानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ से अपनी सेना को हटाने से मना कर दिया और कहा कि अपनी सेना को नहीं हटाएंगे, और क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक अपनी सेना को नहीं हटाया है तो ये जो जनमत संग्रह है ये आज तक नहीं हो पाया है। और ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पाक कश्मीर, और पाकिस्तान क्या बोलता है इसको, पाकिस्तान इसको बोलता है आजाद कश्मीर।
और इसको क्या बोलता है, मकबूजा कश्मीर, जो भारत के हिस्से में कि गुलाम कश्मीर। ठीक है। तो ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई, और अपनी इस गलती पर, अपनी इस जो मिस्टेक उनसे हुई, इस पर जवाहरलाल नेहरू बाद में बहुत ज्यादा पछताए भी। ठीक है। और कहा कि ये मुझसे गलती हो गई, अपने इस पर उन्होंने काफी बाद में पछतावा भी किया। ठीक। इसके बाद जो तीसरा है हमारा, वो है हैदराबाद। हैदराबाद तो जूनागढ़ कैसे आया, जनमत संग्रह से। जम्मू कश्मीर कैसे आया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन करने से। अब बसता है हैदराबाद। हैदराबाद बेसिकली अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट स्टेट, लोकेशन को अगर देखें हैदराबाद को, तो ये हमारी हैदराबाद स्टेट। ठीक है। हैदराबाद शहर जो है, आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पूरी स्टेट का नाम ही हैदराबाद था। और ये हैदराबाद स्टेट बहुत बड़े एरिया को कवर करती थी, आज के महाराष्ट्र, आज के कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े एरिया को, पूरा महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र तो यहाँ पर फैला हुआ होगा ना, महाराष्ट्र का कई सारा एरिया, कर्नाटका का कुछ एरिया, आंध्र प्रदेश का काफी सारा एरिया कवर करके ये हैदराबाद स्टेट उस समय बनी हुई थी। और यहाँ का जो रूलर था, वो था, उसको बोलते थे निजाम। निजाम शाही थी यहाँ पर। रूलर को बोलते थे निजाम, और रूलर का नाम था निजाम मीर उस्मान अली। निजाम मीर उस्मान अली इनका नाम था। तो अब ये निजाम, बेसिकली जो निजाम मीर उस्मान अली था, ये बहुत मतलब रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया था। ठीक है। और निजाम का जो शासन था, ये बहुत ही ज्यादा तानाशाही से भरा हुआ शासन था। तानाशाही से भरा हुआ शासन था, जनता बहुत पीड़ित थी। जनता बहुत पीड़ित थी उनसे। और ये तीसरा इंडियन रूलर था जो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत का हिस्सा नहीं बनता है। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत का हिस्सा नहीं बनता है। ठीक है। अब निजाम जो था, उसके पास सपोर्ट था एक पार्टी का, जिसका नाम था मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन इस पार्टी का नाम था। आज भी अगर हम देखें तो जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। ठीक है। और मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन, MIM इसका नाम था, जिसका सपोर्ट था निजाम को। ठीक है। ये मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसका उद्देश्य था भारत के मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। और इसका जो गठन हुआ था, वो 1927 में नवाब महमूद नवाज खान ने किया था। नवाब महमूद नवाज खान ने किया था। ठीक है। और नवाब महमूद नवाज खान ने जब इसका वहां पर गठन किया, तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक। और इसके बाद जब हैदराबाद को भारत में शामिल किया जाता है ऑपरेशन पोलो के द्वारा, तो उस समय इसका लीडर जो था, वो कासिम रिजवी नाम था। कासिम रिजवी जब इसका लीडर था, उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में बंद करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, इस कंडीशन पर कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाएगा। और जब कासिम रिजवी, जो इसका लीडर था उस समय, पाकिस्तान चला जाता है,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत घातक इतिहास रहा है भारत में। रजाकार अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत बड़ा कत्लेआम उन्होंने मचाया था। ठीक है, विरोध में कि इसको भारत में शामिल ना किया जाए हैदराबाद को। तो जो कासिम रिजवी है वो इस शर्त पर जेल से छोड़ दिया जाता है 1957 में कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाएगा। और जब वो पाकिस्तान जाता है, कौन, कासिम रिजवी, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का हेड बना के जाता है। किसको हेड बना के जाता है? अब्दुल वाहिद ओवैसी। अब्दुल वाहिद ओवैसी। इन्हीं अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे हैं सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। और इन्हीं सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, क्योंकि वो तो चला गया पाकिस्तान, तो अब ये इंडिया में रहेंगे, तो इंडिया में इसका नाम रख दिया गया AIMIM। ठीक, पहले नाम था मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन, और अब इसका नाम हो गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड था इनका ओवैसी का, जो इससे रिलेटेड है। ठीक, तो ये जो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पार्टी थी, इसका पूरा सपोर्ट था निजाम को। ठीक, और निजाम, मीर उस्मान अली जो थे, वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे, ना तो भारत के साथ शामिल होना चाहते थे, ना तो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। जबकि जो MIM थी, जिसका लीडर उस समय कासिम रिजवी था, वो ये चाहता था कि भाई इसको, हैदराबाद क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी है, तो इसको पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए। तो अब निजाम भारत में रहना चाहता है, MIM पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है, पाकिस्तान की टेरिटरी इसको डिक्लेयर करना चाहती है। सरदार पटेल साफ साफ बोल लेते हैं कि भाई ऐसी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, हम भारत की जमीन पर कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहते जो हमारे लिए भविष्य में खतरा बने। और हमने इस देश को अपना खून और पसीना बहाकर आजाद करवाया है, तो हम अपने देश के अंदर, अपने देश की सीमा के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं होने देंगे। इसके बाद नवंबर 1947 में जो भारत सरकार होती है, वो निजाम के साथ, मीर उस्मान अली के साथ साइन करती है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, एक तरीके से यथास्थिति बने रखने वाला एग्रीमेंट। ये मानते हुए ये मानते हुए कि समय के साथ जो निजाम है उसको हम मना लेंगे, निजाम हमारी बात को समझेगा, और यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगी, जिसके बाद भारत में हैदराबाद का मर्जर किया जा सकेगा। लेकिन जो निजाम था उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। निजाम ने एक ब्रिटिश लॉयर को अपॉइंट किया। ब्रिटिश लॉयर को अपॉइंट किया, जिसका नाम था सर वॉल्टर माउंटन। सर वॉल्टर माउंटन जो था, इसको अपॉइंट किया, और यहाँ पर निगोशिएट करने को कहा वाल्टर माउंटन से कि भाई तुम हमारे बिहार पर यहाँ पर इनसे बातचीत करो भारतीय सरकार के साथ। और ये जो वाल्टर माउंटन था, इसके साथ एक बेनिफिट ये था कि जो लॉर्ड माउंटन बेटन का था, ये बहुत अच्छा दोस्त। तो ये कूटनीतिक तरीके से उन्होंने यहाँ पर काम किया। उसके बाद निजाम उधर भारत सरकार को निगोशिएशन में उलझा दिया वाल्टर माउंटन के साथ, और यहाँ पर दूसरी तरफ अपना चुपचाप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अपने सेना के संख्या बल को बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये बढ़ाकर वो ये चाहता था कि हम भारत सरकार पर दबाव डालेंगे, हमको आजाद स्टेटस देने के लिए, सॉवरेन स्टेटस देने के लिए। ठीक है, या वो हमको आजाद स्टेटस दे दे, या हमको ये छूट दे दे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इसी बीच क्या होता है, इसी बीच कुछ और डेवलपमेंट होते हैं। जैसे पहला डेवलपमेंट ये होता है कि सरकार की रजामंदी से, सरकार बोले तो निजाम की रजामंदी से,
और जो MIM है, इसके अंदरूनी सपोर्ट से मुस्लिम कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जो इत्तेहादुल मुसलमीन थी, वो अब और सशक्त होने लगती है। और जो MIM है, MIM अपनी एक विंग बनाता है, अपनी एक शाखा बनाता है, जो कि सैन्य शाखा होती है, मिलिटेंट विंग होती है। और इस मिलिटेंट विंग को कहा जाता है रजाकार। ठीक, ये MIM का ही पार्ट है, MIM की ये एक विंग है। और ये जो रजाकार है, ये रजाकार बहुत आतंक फैलाते हैं, खून खराबा करते हैं, और हर वो जुल्म ढाते हैं लोगों के ऊपर जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। ठीक, यहाँ पर अब हैदराबाद के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थक होते हैं, सत्याग्रही होते हैं, वो अब सत्याग्रह मूवमेंट शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि भाई निजाम को निजामशाही छोड़ के एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना चाहिए हैदराबाद के अंदर। जब तक निगोशिएशन चल रही है, लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना चाहिए। निजाम क्या करता है, सबको उठा के जेल में बंद कर देता है। 25 से 30 हजार जो सत्याग्रही उठाकर जेल में बंद कर देता है, और रजाकारों को ऑर्डर देता है कि जो उनको जो करना हो करो। तो रजाकार जो होते हैं वो अब यहाँ पर मार काट करना, औरतों की बेहरमती करना शुरू कर देते हैं। ठीक, और अब इतना आतंक हैदराबाद स्टेट के अंदर छा जाता है कि जो भी विरोधी है उसको मार दो, उसके घर के जो फीमेल्स हैं उनकी बेइज्जती करो। और अब लोग जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए हैदराबाद को छोड़ छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं, और इंडियन टेरिटरी में आके शरणार्थियों की तरह रहना शुरू कर देते हैं। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहां पर जो आंदोलन शुरू किया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वो समाप्त हो जाता है क्योंकि उसको दबा दिया गया। ठीक, अच्छा, इसी बीच यहाँ पर तेलंगाना जो इसका रीजन है हैदराबाद स्टेट का, वहां पर भी पीजेंट यानी कि किसान आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, किसान आंदोलन शुरू हो जाता है, और ये इसका भी दमन कर दिया जाता है। और जब ये सब वहां पर घटनाएं चल रही हैं, लोग इतना परेशान हो रहे हैं, आतंक फैलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, सर कलम किए जा रहे हैं, औरतों की बेइज्जती की जा रही है, तो जो भारत सरकार है, भारत सरकार भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी रहती है। ठीक है, सरदार पटेल जो है बेसिकली, अब ये जो वाल्टर माउंटेन के साथ निगोशिएशन चल रहे हैं, इससे परेशान हो जाते हैं कि भाई ये हमको निगोशिएशन में उलझाकर वहां पर ये क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो इस समय बीमार होते हैं सरदार पटेल, और वो देहरादून में होते हैं, और देहरादून से वो जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखते हैं कि भाई ये हैदराबाद वाले ऐसे नहीं मानेंगे, और हैदराबाद के अगेंस्ट अब मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो अब क्या होता है, अब सरदार पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उनके उनके इस कहने पर जो जवाहरलाल नेहरू हैं, अब वहां पर मिलिट्री एक्शन शुरू करते हैं, और 13 सितंबर 1948 जो भारत सरकार है वो ऑपरेशन पोलो लॉन्च करती है। ठीक है, ऑपरेशन पोलो को ही हैदराबाद पुलिस एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद पुलिस एक्शन के नाम से जाना जाता है, और जो इंडियन आर्मी है वो हैदराबाद में घुस जाती है। इंडियन आर्मी के हैदराबाद में घुसने के बाद बड़ा एक्शन वो लेती है, निजाम सरेंडर कर देता है, और उसके बाद वो अपने आप जो हैदराबाद है उसको इंडिया में शामिल करने को तैयार हो जाता है। और फिर मैंने जो कासिम रिजवी वगैरह की बात बताई वो सारी होती है। ठीक है, और हैदराबाद के भारत में शामिल होने के बाद जो ये एक्सेशन है, जो ये शामिल होना है, जो ये इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट्स का, वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। उसको आप देखिएगा, और जो सीट मैंने आपको क्वेश्चंस की दी है, उसमें जो क्वेश्चंस है मैं उनको अलग से अभी आपको लिख के भेज दूंगा। ये क्वेश्चन आप प्लीज अटेम्प्ट करके मुझे लिख कर भेजिए, और फिर अगली क्लास में हम उन क्वेश्चंस के उन पॉइंट्स पर बात करेंगे, और आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट।